हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो जाता है। इसके 2016 से 2023 तक की जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, सभी को हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा ये क्लास। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस पहली बात तो रिपीट होते हैं, उसके लिए उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगी, आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको इधर उधर से नहीं देखना रहेगा कि हम क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ हम क्या करें, कैसे क्या करें, कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करें। तो आपका फास्टली रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फास्टली रिवीजन करेंगे, जहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, बाकी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए चीज़ों को देखिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर न्यू है चैनल पर और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं 2016 का जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का हो जाता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है, विसंज्ञा शब्द का अर्थ है तो चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, निरोगी। तो विसंज्ञा शब्द का अर्थ हो जाता है चेतनाहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, धैन्वा शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। तो स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीया। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन दोनों। तो इसमें आपका हो जाता है एक वचन व बहुवचन दोनों हो जाते हैं। स्थास्यर्थ शब्द में धातु पुरुष व वचन है। तो स्था प्रथम द्विवचन, स्था उत्तम द्विवचन, स्था मध्यम वचन यानी मध्यम बहुवचन और स्था मध्यम द्विवचन। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा स्था मध्यम बहुवचन, ये हो जाएगा। हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है, वयम पाठम पठिष्यामि, वयम पाठम पठिष्यन्ति, वयम पाठम पठिष्यावा, वयम पाठा पठिष्यामा। तो आंसर आपका हो जाता है वयम पाठम पठिष्यामा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। घोटका शब्द का अर्थ है तो बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी। तो आंसर आपका हो जाता है घोड़ा। षोडशा शब्द का अर्थ है तो षोडशा शब्द का अर्थ हो जाता है 16। ठीक है, षोडशा यानी 16। और तस्मन शब्द में विभक्ति और वचन है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाता है, भव शब्द रूप है तो भव शब्द रूप है आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, ये हो जाता है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन, भानु, मधु, विष्णु, अणु। तो आपका भानु हो जाता है। वृषभ शब्द का अर्थ क्या है, वृषभ शब्द भैंस, ऊंट, बैल, कुत्ता। तो आपका बैल, ये बैल हो जाता है। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती तो जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से, के, द्वारा, के लिए, में, पर, का, के, की। तो का, के, की ये हो जाता है। पत्तियों में विभक्ति और वचन है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति द्विवचन। तो द्वितीया विभक्ति द्विवचन हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है। अयाच्य क्रियापद में प्रयुक्त लकार है तो कौन सा है, तो आपका लट है, लोट है, रट है, लंग लकार है। तो इसमें लंग लकार हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। तो आंसर आपका हो जाता है चींटी, यानी पिपीलिका शब्द का अर्थ चींटी हो जाता है। ठीक है, सा ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद भी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो संस्कृत का पेपर, बहुत लोग कहते हैं अच्छा नहीं हुआ, संस्कृत में बैक लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है ना।
तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदी की जननी कौन है, तो संस्कृत। तो जब आप लोगों की हिंदी तैयार है तो उससे रिलेटेड ही तो संस्कृत है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के हर एक चीज़ कठिन लगती है जिस पे आपकी मजबूत पकड़ नहीं है, और जिस पे मजबूत पकड़ हो जाती है तो वो चीज़ टफ नहीं होती है, वो चीज़ बहुत ही ईजी हो जाती है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एकोनविंशति पर संख्या का बोधक है, तो एकोनविंशति यानी 19 हो जाता है, यानी विंशति माने 20, एकोन मतलब एक कम, तो 19 हो गया। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, तो असमान शब्द में विभक्ति आपकी कौन सी? तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाता है। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, तो पिबतम, आपिबतम, अपिबत या अपिपम। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिबतम। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष से उसका, तुम्हारा, मैं, वे, तो आपका मैं हो जाता है, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फटाफट से आपके हुए जा रहे हैं क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है तो उसको लकार कहते हैं। देखिए लकार मतलब भी काल होता है, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ही तो आंसर देंगे, तो यानी लकार हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एकोन त्रिशत शब्द का बोधक है, तो त्रिशतम यानी कि 30, एकोन यानी एक कम, तो एक कम 30 में तो 29 ही तो हुए। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है, तो ददाति, ददंति, ददासी, ददति, तो ददति हो जाता है, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या हो जाता है? के लिए, को, से, द्वारा या में पर, तो इसमें में पर हो जाता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे फास्टली कर रहे हैं, अभी जब आपकी अति लघु और लघुत्तरीय आएंगे इस पे हम लोग क्या करेंगे? डीपली में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी चीज़ें गलत ना हो। लिखसी रूप है, तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाता है। लूता शब्द का अर्थ है, तो लूता, चूहा, मकड़ी, भौरा, हंस, तो इसमें आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? तो मकड़ी, यानी लूता शब्द का अर्थ मकड़ी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है ज्ञा संयुक्त रूप है, तो ज्ञा संयुक्त रूप किसका हो जाता है? तो जा और हलंत और प्लस और या का। ठीक है, तो ज्ञा हो जाता है। तो इस तरह से इनको तो आप लोग बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हिंदी में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इससे ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे रिलेटेड। छत्रंग्या श्रा, कोई भी अक्षर दे देगा और पूछेगा ये किससे मिलकर बना है ना। तो इस तरह से संस्कृत में भी और हिंदी में भी, यानी आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ तैयार हो रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्रिय डंगू शब्द बोधक है, तो किसका है? चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का, तो बाजरे का हो जाता है। नधे शब्द रूप है, तो चतुर्थीया विभक्ति एक वचन का किसका हो जाता है? तो चतुर्थीया विभक्ति एक वचन का हो जाता है। पठामी धातु रूप है, तो पठ धातु का हो जाता है, किसका हो जाता है? तो पठ धातु का हो जाता है। और अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य, तो इसमें आप देख ले, अहम पठामि मोहना गच्छति, महाफलम आनय, मम सह रमेशा गच्छति, तो ये आपके दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आपको एक पे टिक करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख लें, अगर इस तरह से हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि यहाँ पे मिस प्रिंट है। बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कन्फ्यूज़न वाले, तो वहाँ पे आपको पूरे मतलब सभी को एक जैसे नंबर मिलते हैं, है ना। क्षत्रिय वाला छा संयुक्त रूप है, तो क्षत्रिय वाला छा जो हो जाता है वो आपका हो जाता है का, और हलंत और प्लस पिछड़ी शा, ये हो जाता है। तो ये देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए आपका दा ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट हो जाता है। और इसका हम मतलब समझा देते हैं, जैसे ये का में नीचे जब हलंत लगता है इसका मतलब आधा अक्षर हो जाता है, और जब इसको हम पूरा करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, आ जोड़ते हैं, तब ये पूरा हमारा का बनता है। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं पर अगर आपको का, हलंत प्लस पिछड़ी शा और हलंत और प्लस और आ आपको ये देखने को मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इस पे टिक करेंगे, तो बात तो एक ही है ना। तो यानी ये तो इसमें छिपा ही है, जैसे आप कक्षा बोल रहे हैं तो आधा का छिपा है। फिर शाह में भी
आ छिपा हुआ है। तो इस तरह से हो या इस तरह से आपको टिक कर देना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, अरे ये कहाँ से आ गया है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको आंसर दे देना है। द्वादश शब्द बोधक है, तो द्वादश, दश मतलब 10 होता है और द्वा मतलब 2 और होता है, 2 मतलब और, तो द्वादश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वादश यानी 12 की 10 और प्लस 2, तो 10 यानी 10 को कहते हैं द्वा, और तो द्वा तो 12 हो जाएगा। समक्षा शब्द समास है, तो कर्मधारण तत्पुरुष दिग्गु अविभाव, तो अविभाव समास हो जाता है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, तो निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति, अवगच्छति, तो इसमें उद्गच्छति हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कहते नहीं कि मोटिवेट करने के लिए आपको एक लाइक, जब आप एक लाइक कर देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते नहीं डीमोटिवेट और मोटिवेट में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप डीमोटिवेट करते हैं, यानी जैसे लाइक आपने नहीं किया, तो क्या होता है, मन हताश हो जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे यार सेशन इन लोगों को पसंद नहीं आया, शायद अच्छे से हमने समझाया नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप लाइक कर देते तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, आप हमें मोटिवेट कर रहे हो कि और करो मैम, आप और करो, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसलिए आप लोग लाइक कर दिया कीजिए अगर सेशन पसंद आया, और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और वैसे जो लोग पहले से जुड़े हैं तो उन लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है। तो चलते हम लोग अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिक्रोड़ा, मकरा, सारिका, वराला, शशका शब्द में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो चिक्रोड़ा मतलब होता है गिलहरी, मकरा मतलब होता है घड़ियाल, सारिका होता है मैना, मराल का मतलब होता है हंस या बतख, आप लिख सकते हैं, शशका यानी खरगोश। तो यहाँ पे 2 का पूछा गया तो आप 2 लिख सकते हैं, बाकी आप सबको तैयार कर लेंगे। तो हो सकता है इस बार 2 ना पूछकर इनके नाम दे दें और कहें इनको संस्कृत में लिखो, या संस्कृत में दे दें और कह दें हिंदी में लिखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हो जाता है, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए के योग में विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, तो सप्तमी विभक्ति का। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लिरट लकार, किसका, तो लिरट लकार का प्रयोग करते हैं। और 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। तो 19 संख्या को विसंत यानी 20, ऊन मतलब 1 कम, तो 19, या एकोनविंशति यानी विंशति मतलब 20 और एकोन यानी 1 कम, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो संप्रदान, तो ये चतुर्थी विभक्ति के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, तो ये चतुर्थी विभक्ति के लिए हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें तो एक चीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपने याद किया होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो जैसे याद करने की एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संप्रदान यानी किसी को हम कुछ दे रहे हैं, अपादान यानी हम अलग हो रहे हैं, यानी हम किसी से अलग हो रहे हैं, यानी पृथक हो रहे हैं, संबंध का की केस या रारी रे हो जाता, अधिकरण में पर हो जाता, और संबोधन है, भो, अरे, ये सभी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चतुर्थी विभक्ति हुई। क्या यहाँ पे कह रहे हैं, तो आपको हो जाता है संप्रदान। देखिए चतुर्थी हुई, कर्ता ने, फर्स्ट हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, है ना। तो चतुर्थी विभक्ति हुई। आप इस तरह से याद कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो गधा, तोता, मछली, बकरी। तो गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं, गर्दभा, रास्ता, खरा, तोता का शुका, कीरा, मछली का मत्स्य, मीना, और बकरी का अजहा।
ये आप लोग याद कीजिए भाई, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और आप ऐसे नहीं सिर्फ रट के लिख के देखें तो आपकी कई इंद्रियां काम करती हैं और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं और चीज़ों को याद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और आप इस तरह से करके देखिए, फिर आपको कितना फ़ायदा लगेगा, फिर आप बताइएगा आके जब एग्ज़ाम दे कर आएंगे। और हाँ, एक चीज़ हम आपसे कह देते हैं कि क्योंकि देखिए हमें पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताना है भाई आपने क्या क्या सही किया है, कैसे किया है, तो और आंसर क्या है उसके। तो इसके लिए तो भाई हमें क्या पेपर चाहिए आप लोगों का, तो आप लोग पेपर भेजिएगा, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जितनी जल्दी आप भेज देंगे उतनी जल्दी हम आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है युष्मभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन का है, तो युष्मद जो तुम का होता है, तो विभक्ति होती है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में वयम, युवाम, यूयम, और यानी एक वचन व्यम हो जाता है, द्विवचन युवाम हो जाता है, बहुवचन यूयम हो जाता है। द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्माम। तृतीया तुवा, युभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी तुम्भ्यम, युभ्यामे, युषभ्याम। तो इस तरह से हो जाता है। ये तो भाई आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ट्रिक है आप इसको याद कर लो। ट्रिक वाइज नहीं, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आप ये याद रखें, पहली बात तो 3 होते हैं, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद प्रथम, मध्यम और उत्तम, कोई कठिन नहीं है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। न्यायात पथम पर विचलंती पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखे। न्यायात पथम पर विचलंती पदम न धीरा, यानी धीर पुरुष अर्थात धैर्यवान पुरुष न्याय के पथ में कभी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। संस्कृत में और देखिए इस तरह के आएंगे श्लोक, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, तो इनको भी आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है संस्कृत में लकार कितने होते हैं, तो लुट लकार होता है यानी वर्तमान काल, लुट लकार भविष्य काल, लोट लकार अज्ञम आशीर्वाद, लंग लकार भूतकाल, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 2018 का यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ वर्ण आते हैं। हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हम यानी वयम, पाठ यानी पाठम, और हम सब पाठ पठ्य और पढ़ेंगे पठिष्यामः, तो हम सब वयम, पाठ, पठम, पाठम और पढ़ेंगे यानी पठिष्यामः, ये हो जाता है वयम पाठम पठिष्यामः। और ध्रुव मपायेन पादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए, तो पंचमी विभक्ति हो जाती है अपादान कारक। देखिए वही चीज़, कर्ता ने, यहाँ पे देखिए फिर से रिपीट किए देते हैं जिसमें आपको चीज़ें याद हो जाए। कर्ता ने फर्स्ट हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यानी किसी चीज़ से अलग होने से, तो ये क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। अपादान यानी क्या, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, यानी वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। छत से बिल्ली कूद रही है, यानी छत से बिल्ली क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। तो ये इस तरह से हो जाता है। ये तो कौन सी विभक्ति हो गई, तो पंचमी विभक्ति है। और ऐसे आप याद कर सकते हो, फर्स्ट कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, फिर 6 है संबंध, 7 है अधिकरण और संबोधन नेट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको रट लीजिए बिल्कुल सॉन्ग की तरीके से, ठीक है। अब है क्वेश्चन, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो राजपुरुषा, राजा प्लस पुरुषः, तो ये तत्पुरुष समास है। हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो हरि शब्द के रूप हो जाते हैं विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इतने ही तो होते हैं ना। तो हरियः, हरि, हर्याः, हरिम, हरि, हरिन। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो अनियर प्रत्यय पठनीय, गमनीय, तो ऐसे, और प्रत्यय यानी पीछे, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, संस्कृत में लिंग लकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।
तो संस्कृत में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो जाते हैं। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? वर्तमान काल के लिए। गम धातु के प्रथम पुरुष एक वचन यानी बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो लंग लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छावा, अगच्छाम। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवीनतम यानी ताज़ा मक्खन। तो नवीनतम, नवनीतम पढ़ेंगे आप इसको, नवनीतम लिखा है ना यहाँ पे, नवनीतम यानी ताज़ा मक्खन हो जाता है। उसके बाद 2021 के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं आपको। तो अजा मतलब बकरी होती है, महिषासुर कहते नहीं तो भैंस को, कोकिला कोयल, कपोता कबूतर, कपोता कबूतर। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखे। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम, और यहाँ पे देखिए उत्तम, मध्यम और क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है, मध्यम पुरुष 2, उत्तम पुरुष 2 बार हो गया, उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष, है ना। उसके बाद आपका भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो लुट लकार। भविष्य के लिए कौन सा? तो लुट लकार। आप ये जितने लकार हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है लुट लकार। विद्या ददाति विनियम का क्या आशय है? ज्ञान से विनम्रता मिलती है, यानी विद्या ददाति विनियम। मतिहा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाता है। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। तो लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान। उसके बाद आपके 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 2022 के, उसके बाद 2023 के, और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे भाई। उस क्वेश्चन आपको हो जाता है फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताएं। तो तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाता है। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमासु। और उसके बाद है उत्तिष्ठ जागृत प्रायः वरानिन बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो है मनुष्य उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों यानी ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो, यानी क्या है? उत्तिष्ठित जागृत प्राय वरानिन बोधत। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो विधि लिंग। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। उसके बाद आपको हो जाता है मकरा, सारिका, मराल, शशिका शब्दों में किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मकरा मतलब घड़ियाल होता है, सारिका यानी मैना, मराल हंस या बतख, और शशका यानी खरगोश। क्वेश्चन है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। तो सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल। तो सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरशपह। और शरीफे का सीताफलम, कटहल का पंसम और पीपल का अश्वत्था। निम्नलिखित का हिंदी में लिखिए, यानी निम्नलिखित का नाम हिंदी में आपको लिखना है। प्लक्षाह, पलाशाह, तुम्बी, अमृतफलम। तो प्लक्षाह का होता है वट वृक्ष या गूलर, जिसको आप गुल्लर कहते हो ना आम भाषा में, गूलर। पलाशाह तो ढाक, तुम्बी छोड़ा, कड़वा कद्दू, तित लौकी। अमृतफलम तो ये नाशपाती हो जाती है। तो इनको भाई आपको रटना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना हमने आपको बताया 2016 से 2023 तक, तो आप देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इससे। आपको देखिए 50% तो चीज़ें मिल ही जाती हैं, कभी कभी 70% भी मिलने के चांस रहते हैं। तो यानी 50 का मतलब है आधा आधा, यानी पासिंग मार्क्स तो आपको मिल ही गए। बाकी आपकी जो और मेहनत आपने की है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है 90% तक, यानी 90 से 95 तक आपका हो जाएगा, है ना। और है यहाँ पे किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कुत्ता तो सारमिया या कुकरा आप कह सकते हो, और शेर का सिंह होता है, हिरन का हरिणा होता है, चूहे का मूसका होता है। उसके बाद है हितम मनोहारी व दुर्लभ वचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ हैं, यानी कहने का मतलब है जो मीठा बोलेगा,
ज़रूरी नहीं वो आपके फ़ायदे के लिए हो, लेकिन जो कड़वा बोलता है, क्योंकि कड़वा होता है, जो सच होता है वो कड़वा होता है, तो अगर आपके हित के लिए बोलेगा कोई बंदा तो वो कड़वा भी बोल सकता है। फिर यहाँ पे आपका हो जाता है, इसको समझ लिया ना कि हितम मनोहारी व दुर्लभा वचा, यानी जो हित के लिए बोलेगा तो वो कड़वा भी बोल सकता है, लेकिन जो ऐसे ही आपसे कोई हित या अहित की कोई बात ही नहीं है तो वो तो मीठा बोलेगा ही, है ना। विदुषा शब्द के वचन एवं विभक्ति बताएं तो तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पुल्लिंग भवान भवंतो भवंतः, स्त्रीलिंग भवती भवत्यो भवतः। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। अभी हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोग सेशन को बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा, सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करके नहीं देखते हैं, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहती कि यहीं से हर एक चीज़ और मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि रियल में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और इतना फ़ायदेमंद है कि आपको ये पास कराएगा। जैसे बहुत लोग डरते हैं संस्कृत से कि हो सकता है कि हम संस्कृत ना निकाल पाएँ, संस्कृत बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितना हमने आपको बताया इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा, आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं देखनी रहेगी। मगर शर्त ये है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी, है ना। तो अभी टाइम है, ऐसा नहीं है, अभी 4 से 5 दिन है। आप इन 4-5 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने सारी मैराथन देख ली तो फिर आपका ये होगा कि मैराथन से ही आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। अब लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी बताया कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। अब लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जो आपके 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इससे आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, यानी आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टच ही नहीं किया है तो आप अगर ये एक मैराथन देख लेंगे तो आपका 50 से 70% तक आपका क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो आपके आसान हो जाएंगी और आप सॉल्व कर पाएंगे। 50% यानी कि जो आप सेफ जोन में चाहते हैं सेफ जोन में हो जाएंगे, प्लस अबव भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी जो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है उससे आपका हो जाएगा 20-25%, है ना। तो ऐसे आपका 90-95% स्कोर बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय टाइप का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो 2016 का है। वचन किसे कहते हैं? छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो वचन शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कहते हैं कि एक वचन या बहुवचन, जैसे लड़का तो लड़के, है ना। तो इस तरह से यानी एक वचन से यानी कोई एक चीज़ है और बहुवचन यानी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक से अधिक यानी बहुवचन भी तो होता है ना। जैसे बालका पठति, बालका पठन्ति यानी एक बच्चा पढ़ रहा है, यानी एक छात्र पढ़ रहा है, यानी और बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़, वचन के भेद कितने हैं? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे छात्रा बालका, द्विवचन में छात्रों बालकों, बहुवचन में जैसे छात्रा बालका, ये हो जाता है। आदर्श वाक्य से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। तो आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए भी कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। आत्मना प्रति फलानि परिशाना समाचारित सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आत्मना प्रतिफलानि परिशाना समाचारित, यानी क्या है
हम जैसे चाहते हैं कि हमसे कोई अच्छे से बात करे, है ना, तो क्या है, हमारी कोई मदद करे, तो ऐसे भी तो सामने वाला भी तो चाहता है ना कि हमसे ये बंदा अच्छे से बात करे, अच्छे से पेश आए। लेकिन क्या है, हमसे अच्छे से कोई पेश आए लेकिन हम उससे अच्छे से पेश ना आए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होनी ये चीज़ चाहिए कि आप भी जैसा सोचते हो अपने लिए वैसा आप दूसरों के लिए करो। तो यही है अपने को अच्छा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ, यानी जो अपने को अच्छा ना लग रहा हो वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को यहाँ पे रख के देख लो, अगर तुमको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपने जैसे हमको अपशब्द कहा है, तो अगर वो अपशब्द आपको अच्छे लग रहे हैं तो समझ लीजिए हमको भी अच्छे लग रहे हैं, है ना। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है, सोचता ये है कि हम दूसरे को कुछ भी कह लें, कोई हमको कुछ ना कहे, है ना। भू धातु का रूप लृट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो लृट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन में भविष्यति होता है, द्विवचन में भविष्यता होता है, बहुवचन में भविष्यन्ति होता है। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यथम। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यायम। तो ये हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत शिक्षण में शब्द कांटों का क्या महत्व है? कक्षा में बच्चों को पशुओं पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का अति महत्वपूर्ण महत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। कक्षा में बच्चों को पशु और पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी, उनके चित्र बनाकर देना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे आप चित्र विधि द्वारा बच्चों को जब समझाएंगे तो उनकी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने दीवारों पे लगा दिए, चित्र लगा दिए, उनके नाम भी लिख दिए, तो बच्चे की क्या हर वक्त नज़र पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हर वक्त जो चीज़ सामने रहती है वो चीज़ याद रहती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है हिंदी निम्नलिखित का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम पुस्तक पठामी। तो अहम मतलब मैं, पुस्तकम यानी पुस्तक, पठामी यानी पढ़ता हूँ, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तम प्रति दयम कुरु, उसके प्रति दया करो, यानी तम यानी उसके, प्रति यानी प्रति मतलब उसके प्रति, और दयम यानी दया, कुरु यानी करो, ठीक है। शिशुः प्रकृत्याः सरला भवन्ति, यानी शिशु प्रकृति से सरल होते हैं। और गुरुवे नमः यानी गुरु को नमस्कार करो। तो आप इनको रट लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जहाँ पे जो चीज़ें हैं किस तरह से क्या चीज़ है। जैसे गुरुवे नमः, तो गुरुवे नमः यानी गुरु को नमस्कार करो। ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो घोड़ा का तो अश्वा होता है, कुत्ते का कुकराहा, हिरण का मुर्गा, बकरी का अजा, कोयल का कोकिला, अनार का दाडिम, लड्डू का क्या होता है, मोदका, तरबूज का कालिंदम, और पेड़ का वृक्ष हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 2017 यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपका हो जाता है प्रथम, मध्यम एवं उत्तम। तो प्रथम में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, मध्यम में लिख, लिखतम, लिखते, और उत्तम में लिखानी, लिखावी, लिखाम, ये हो जाते हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। देखिए श्लोक ज़रूर से ज़रूर आती है, उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना ही रहेगा, तो इसलिए इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके 2 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। तो षड दोषः पुरुषे रे हतव्यः भूतिमिच्छतः निद्रः तंद्रः भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रतः, यानी जो उन्नति चाहने वाले पुरुष होते हैं उनको नींद, थकान, डर, क्रोध, आलस्य तथा धीरे धीरे करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। यानी क्या है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या त्यागना चाहिए? नींद त्याग देना चाहिए, थकान, बहुत थक गए, बस बहुत हो गया, बहुत थक गए, ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। गुस्सा आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में रहेंगे तो चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। आलस्य यानी जब आप सुस्ती करेंगे, आलस्य करेंगे, जिसको काहली बोलते हैं, तो वो करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे करने, आप एक ही काम को लिए बैठे हैं, कर रहे हैं, अब उससे जब कभी निपटारा मिलेगा तब जाके आप दूसरा वर्क करेंगे, तो ऐसे तो तरक्की नहीं हो सकती ना। तरक्की कर लिए आपको जल्दी जल्दी फटाफट जो आपने वर्क स्टार्ट किया उसको कर लिया और ख़त्म कर लिया। तो यानी ये 6 आदतें आपको आपने अगर छोड़ दी तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना।
तो इसलिए ये 6 आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए। और श्लोक भी कह रही है और मैं भी कह रही हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप सो गए तो जानो सब कुछ खो दिया। भले आपको 1 बजे रात तक पढ़ना पड़े, 2 बजे रात तक पढ़ना पड़े, इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, ये 4 से 5 दिन हमको ऐसे भुनाने हैं कि हमको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और बाद में अब पछतावे का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी 4-5 दिन ये निकल गए आपके और उसके बाद बैठ के आप पछता रहे हो, पेपर यार अच्छा नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, इससे अच्छा पढ़ लेते। तो ये नहीं करिएगा। आप अभी इधर मेहनत कर लीजिएगा तो उधर पछतावा नहीं होगा, उधर ये होगा आपने जैसे ही मिलान किया, हाँ भाई हमारे सही है, हम सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई कर दीजिए, बार बार कहना पड़ता है लाइक सब्सक्राइब के लिए। वो घर से विद्यालय जाता है तो सह गृहत विद्यालयम गच्छति, तो कभी हिंदी दे देंगे तो उसको संस्कृत में करना है, कभी संस्कृत दे देते हैं तो हिंदी में करना है। तो ये तैयारी आपको रखना है। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो तो तुम दोनों का होता है युवाम, संस्कृत यानी संस्कृतम, पढ़ते हो यानी पठता। लड़के मैदान में खेलते हैं तो बालकः क्रीडाग्ने क्रीडन्ति। राम रामपुर में रहता है तो राम यानी रामम रामपुर, यानी राम रामपुर में रहता है तो रामः रामपुर निर्वसति। उसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो खगा, खगा को क्या कहते हैं, पक्षी। कुक्कुजा, कुक्कुजा कुकुरहा हाथी। दाड़िमा अनार। गोधूम गेहूँ। सरजिलम कमल। नकुला नेवला। पिपीलिका तो चींटी। देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, यानी कितने इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। पिपीलिका देखिए कई बार पूछा गया। अश्वत्था पीपल। 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अब आपको हमने आपसे क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1 से 50 तक आप गिनतियाँ याद कर लीजिए और उसको लिखना सीख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2 से 3 नंबर आपको दे के ही जाएंगे। हो सकता है 4 नंबर भी दे दे। पूछे कैसे, वस्तुनिष्ठ में भी एक आ गया, एक अति लघु में आ गया और एक लघु में आ गया। 4 नंबर आपके पक्के हैं ना। और आपने देखा है सब में इस तरह के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में भी है, अति लघु में भी है और लघु में भी, यानी 4 नंबर आपके ऐसे ही पक्के। अब बचे कितने, 4 नंबर का तो आपने ये कर ही लिया, 2 नंबर का आपने श्लोक कर लिया, 6 नंबर हो गए। ऐसे ऐसे आप जोड़ें तो आपका देखिए क्या बन रहा है। और अनुवाद आपने 2 नंबर के कर लिए, 8 नंबर बन गए। ऐसे ही मोटे मोटे तौर पे आप जोड़ें तो आप सेफ जोन में होते, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 11 यानी एकादशा, एकादशा यानी 10 और 10 में 1 जोड़ दो तो 11, 2 10, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। क्योंकि देखिए 10 में आप जोड़ते जाएं, एका द्वा त्रयो चतुर्थ पंचम षोडश सप्तदश। कितने आसान है ना ये। अगर 1 से आपको 9 तक गिनतियाँ आती हैं या 1 से आपको 10 तक अच्छे से आ रही हैं, आप पूरी गिनतियाँ लिख डालोगे 100 तक आप लिख डालोगे, ठीक है ना। तो अष्टदशा यानी 10, 8 जोड़ा, अष्टदशा 18, एकोनविंशति भी कहते हैं, नवदशा भी कहते हैं। तो 10 में आपने 9 जोड़ दिया तो कितना हुआ, तो 19 हो गया। तो आपने ऐसे वर्क कर लिया। देखिए कितना इजी है, ऐसे लगता है बहुत टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व है। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है। यह प्लास्टिक की वस्तुएं बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती हैं और इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था है। इसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है किंतु बच्चे नहीं रहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी हैं, इनके चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो विभक्ति कारक विभक्ति चिन्ह, तो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। आप इनको याद कैसे करेंगे, तो देखिए कर्ता ने, यहाँ पे समझिए कर्ता ने, कारक कर्ता है, विभक्ति चिन्ह ने है। तो कर्ता ने और प्रथम विभक्ति है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कहीं कोई पृथक हो रहा, अलग हो रहा है तो अपादान से, और संबंध का के की यानी उस संबंध और अधिकरण में पर, और संबोधन है ओ अरे ये हो गया। तो कितना आसान है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ये सब हो जाते हैं। अब 2018 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं, यानी 2023 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, है ना।
और आपको सभी चीज़ें एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आपका जो रिवीजन होगा वो बहुत ही आसानी में हो जाएगा और चीज़ों को आपको इधर उधर से खोजना नहीं रहेगा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो दीर्घ संधि जो आपकी हो जाती है, दीर्घ संधि में होता क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे तो आप रटन पे तो थोड़ा सा ये हो जाता है, कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं भूल जाई जाती हैं कि पता नहीं क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो संधि जो होती हैं वो आपकी देखिए दीर्घ संधि होती, गुण संधि होती, वृद्धि संधि होती, यड़ संधि होती, अयादि संधि होती। दीर्घ संधि भाई सबसे बड़ा भाई है, ऐसे आप समझ लो। तो दीर्घ संधि उनके पापा ने कहा कि तुम जो चीज़ तुमको चाहिए वो तुम ले लो। तो दीर्घ संधि ने क्या किया, बड़ा आ ले लिया, क्या ले लिया, बड़ा आ ले लिया और बड़ी ई ले लिया और क्या ले लिया, बड़ा ऊ ले लिया। अब इसमें क्या था कि यानी जहाँ से जोड़ना हो या तोड़ना हो तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ होगा। जैसे आप समझ लें, जैसे विद्यालय क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय में आप यहाँ से जब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, विद्या और प्लस आपका क्या होगा, आलय, क्या होगा, आलय। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे आपको देखिए हिंदी में भी इससे बेनिफिट मिलेगा और संस्कृत में तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो विद्या प्लस आलय, तो जब आप इसको आपने तोड़ा तो यहाँ पे विद्या में लास्ट में क्या निकला, बड़ा आ निकला ना, और यहाँ पे देखिए आले में क्या निकला, तो बड़ा आ, यानी ये सजाती है, यानी अपनी ही जाति में इन्होंने क्या किया, विवाह किया। जो दीर्घ संधि है इनने अपनी ही जाति में विवाह किया, यानी ये सजाती है, ये एक जैसे हैं, ये अदर कास्ट में नहीं गए। तो बड़ा आ और बड़ा निकला विद्यालय हो गया। उसी तरह से आपका यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे आपका हो जाता है वेदांत, क्या हो जाता है, वेदांत। तो वेदांत में आपका हो जाता है वेद और प्लस आपका हो जाता है अंत, अंत। तो जब आप अक्षर को तोड़ते हो, हमने आपको बताया था जैसे आपने दा को तोड़ा तो ये आपका अक्षर है, और जब वर्ण में इसको तोड़ेंगे तो दा हलंत प्लस छोटा आ, ऐसे ही तो दा बनता है ना। तो जब यहाँ पे क्या निकला, छोटा आ निकला, और जब छोटा आ निकला और यहाँ पे छोटा आ निकला, तो ये दोनों क्या है, छोटा और छोटा यानी समान है, यानी क्या है, ये दीर्घ संधि है। तो इनने क्या लिया था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये भाई बहुत सीधे थे, ये सजातीय थे। इन्होंने कहा मैं अलग कास्ट में नहीं जाऊँगा, मैं इसी कास्ट में रहूँगा, और इस तरह से इन्होंने क्या ले लिया, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ ले लिया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख दीजिएगा समझा के और आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वही एग्जाम्पल भी है, अध यपि धी, तो आधा अध प्लस यपि, तो यहाँ पे जब धा होता है ये वाला बना होता है तो अद दा और धा बना होता है ना। तो यहाँ पे विद्या प्लस आले, तो इसको कर चुके हैं। अध अपि तो अधापि, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, तो आपका दीर्घ संधि हो जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो भाषा ज्ञान, भाषा क्षमता, यहाँ पे देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण भाषा के नियमों और संरचना को समझने में मदद करता है। यह भाषा का शुद्ध और प्रभावी उपयोग करने में सहायक होता है। ठीक है, भाषा क्षमता क्या है, तो भाषा क्षमता आपकी हो जाती है ये शब्दावली का विस्तार करने और भाषा की गहरी समझ विकसित करने में सहायक होता है। यह बोलने, लिखने, सुनने और समझने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। वैचारिक सोच क्या है, संस्कृत व्याकरण वैचारिक सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। क्या है, गम धातु, इस तरह से लिखा है, ठीक है ना, गम धातु। गम धातु में लोट लकार के रूप में लिखिए। तो पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो एक वचन में गच्छतु और द्विवचन में गच्छताम, बहुवचन में गच्छतु। मध्यम पुरुष में क्या होगा, एक वचन में गच्छ और द्विवचन में गच्छतम और बहुवचन में गच्छत, और उत्तम पुरुष में गच्छानि और गच्छाव और गच्छाम, ये हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनु तथा अव्य उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे कह रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमने आपको क्या बताया था कि छोटा ऊ से उपसर्ग होता है और छोटा आ से आगे, यानी बड़ा आ से आगे होता है। तो आप इसको छोटा ऊ को आ मान लें और आगे, यानी उपसर्ग कहाँ पे लगता है, तो आगे लगता है। इन्होंने उपसर्ग दे रखा है, इन्होंने उपसर्ग दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, मिला के दो शब्द लिखने हैं। तो
आपका यहाँ पे देख लेते हैं, अनु के पहले बना लेते हैं। तो अनु आपको आगे लगाना है, उपसर्ग मतलब आगे, तो आगे अनु लगाना है, उसके बाद में लिखना है। तो अनु प्लस गच्छति तो अनु गच्छाति, अनु प्लस भवा तो अनुभवा हो जाता है। फिर इन्होंने क्या कहा कि अब भी बनाए उपसर्ग, क्योंकि भाई 2 नंबर को होता है, लघु उत्तरी में आया है तो भाई थोड़ा सा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब तो कृपा, अब कृपा, अब गुड़ तो अब गुड़। तो इस तरह से कितना इजी है ना। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उपसर्ग कहाँ पे लगता है और प्रत्यय कहाँ पे लगता है। प्रत्यय यानी पीछे लगता है, उपसर्ग यानी आगे लगता है। बस आपने, अगर आपको वो अक्षर दे दे यानी वर्ड दे दें कि आपको ये लगा कर करना है, ये उपसर्ग हमने दिया है, इसमें कुछ जोड़ो, तो आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको उपसर्ग करना पड़ेगा, मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे, बस कहानी खत्म। श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। देखिए श्लोक बार बार आती है, देखिए हर पेपर में, जैसे 2016 से स्टार्ट किया है तो 2016 से अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, यानी जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं, तो उसमें श्लोक ज़रूर आया है, यानी ये 2 नंबर आपको तो दिला के ही जाएगा। तो यानी कर्म येवाधिकासस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलम हेतु भूर्मा ते षडोडस्व कर्माणि। यानी क्या कहना चाहती है ये श्लोक, यानी क्या कह रही है, हमें क्या शिक्षा दे रही है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म यानी तुम कार्य कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, इस पे तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी आप कर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, लेकिन फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता तुम ना करो। क्यों? क्योंकि इसलिए कर्म को फल के लिए नहीं करना चाहिए। कभी भी क्या है, कर्म जब आप करोगे तो आपको फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, फल के लिए आपको कार्य नहीं करना चाहिए। वो तो मेहनत तो आपके ऊपर वाला देख रहा है, वो खुद से हिसाब किताब करके और आपको उसका फल दे ही देगा, है ना। कहते नहीं, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेहनत का फल मीठा होता है, बस क्या होता है उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये श्लोक हमें यही सिखा रही है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, यानी कार्य पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब चाहेगा ऊपर वाला तभी हमको फल मिलेगा। तो कभी भी फल के लिए कार्य ना करो, आप अपने कर्म, अपना मतलब काम करते रहो, बस ये चीज़ है। तत्वित एवं कत्वः प्रत्यय लगाकर संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। तो तत्वित प्रत्यय पट, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझ ले, क्या पूछ रहे हैं, प्रत्यय यानी पीछे लगाना है। अब आपको तत्वित और कत्वः पीछे लगाना है। तो पठ तत्वित पठितः, भू तत्वित भविष्यतः, कत्वः प्रत्यय कृत कत्वः कुत्वः, पा कत्वः पीत्वः और गम कत्वः तो गत्वः। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो राम सदा सत्य बोलता है, तो रामः सदा सत्यम वदति। तो देखिए कितना आसान है। देखिए राम जो कहा गया उसमें रामः लगा दीजिए, सदा तो सदा ही है, सत्य तो सत्यम, सिर्फ ऊपर एक क्या करनी है आपको, अनुस्वार लगा देना है, जिसको एक बिंदी कहते हैं, वो वाली एक बिंदी लगा देना है। और बोलता मतलब वदति। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि असीत, अस्ति, वदति, तो ये सब क्या है। तो अस्ति मतलब है होता है, बस असीत मतलब था होता है, वदति मतलब बोलता है ना। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मैं काम करता हूँ, तो मैं का होता है अहम, काम का यानी कार्य, करता हूँ यानी करोमि, करता हूँ का तो करोमि, तो अहम कार्य करोमि। वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों तो घर जाते हैं, गृहम जाते हैं गच्छतः। उसके बाद 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखिए कितना फास्टली यहाँ पे चल रहा है आपका सेशन। 21 मिनट अभी हुए हैं और आपके देखिए 2016, 17, 18 ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। द धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो द धातु लट लकार वर्तमान काल होता है, यानी प्रेजेंट टाइम जिसको कहते हैं। तो पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा में आपका हो जाता ददति, ददंत, ददति। मध्यम का उदासी, दध्या, ददत्ते। उत्तम ददामि, दधा, दधा। उसके बाद है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। देखिए फिर से श्लोक आ गई, फिर से आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है। और आपको देखिए ये चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो उसी में श्लोक में ही छिपा होता है। आप थोड़ा सा एक वर्ड पकड़ेंगे और आप फटाक से कर डालेंगे। तो परित्राणाय सागुणम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनीय संभवामि युगे है। तो यानी क्या कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं यानी श्री कृष्ण
प्रत्येक युग में प्रकट होते रहेंगे। यानी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि मैं क्या करूँगा, पाप को कम करने के लिए जो लोग पापी हैं उनका यानी साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म का जो पापी हैं उनको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, समय समय पर मैं आता रहूँगा, है ना। यानी हर युग में मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो शशका मतलब खरगोश होता है, और द्राक्षा यानी अंगूर होता है, वृषभा यानी बेल होता है, और चित्कोड़ा यानी गिलहरी होती है। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखे। देखिए हमने कहा था 1 से 50 तक आप लिख लें। वैसे तो आपको अगर 1 से 10 तक आती हैं तो आप 100 तक गिनतियाँ लिख डालोगे, लेकिन कुछ लोग सेंस लगा के कर लेते हैं, कुछ लोग सेंस नहीं लगा पाते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि 50 तक ज़रूर से ज़रूर लिखना सीख लें। तो एक आपका एका हो जाता है, एका भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं, 2 को द्वि भी कहते हैं, द्वा भी कहते हैं, 3 को त्रा भी कहते हैं, त्रि भी कहते हैं, और 4 होता है चत्वारा, चत्वारी, और 5 को पच कहते हैं, और आपका हो जाते हैं 6 को षष्ठ कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव, और 10 को कहते हैं दश। ठीक है। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों में प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। श्रव्य दृश्य सामग्री से नवीनता का प्रत्यय निहित रहता है। यह छात्रों के ध्यान का केंद्रित करती है तथा पाठ में रुचि उत्पन्न करती है, जिससे कि वे प्रेरित होकर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री कौन होता है, जिनको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, देखकर ज्ञान प्राप्त करें। सिर्फ श्रव्य जिनको हम सुनकर यानी रेडियो, दृश्य यानी जो देखकर यानी कि किताबें हो गई, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, और श्रव्य दृश्य सामग्री जिनसे हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सभी हो जाता है। तो इनसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षित होते हैं। अरे भाई टीवी चल रहा है, भाई हम टीवी में प्रोग्राम देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे, लेकिन बच्चों को क्या ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, इससे बच्चे सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ही अच्छे से, और ये ज्ञान स्थायी भी होता है, इससे बच्चे भूलते भी नहीं हैं। ठीक है। वतु सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथम और द्वितीय विभक्ति में सभी वचनों में लिखिए। तो तत्वह शब्द का रूप स्त्रीलिंग में तो आपका हो जाएगा यहाँ पे विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा सा ते तह, द्वितीया ताम ते तह। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपका हो जाएगा मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो मैं मतलब अहम, प्रतिदिन यानी प्रतिदिनम, है ना, प्रतिदिनम यहाँ पे आप लगा देंगे। विद्यालय है तो विद्यालय, और विद्यालय गच्छामि, जाता हूँ तो गच्छामि। तुम कहाँ रहते हो, तो तुम तवम। कहाँ, कुत्र रहते हो, वससी। श्याम पेड़ से लंगड़ा है तो श्याम पादेन खज्जा अस्ति। पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतंति, फल गिर रहे हैं, फलानि, पत्ते गिर रहे हैं, पत्राणि। तो इस तरह से चेंज करके भी दे सकते हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी पूरी रखिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाता है गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मनी शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाता है। लंग लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, तो इसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं में होता है। तो लंग लकार किसका, तो भूतकाल में होता है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पूज्य प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहम संस्कृतम। भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस काल का प्रयोग किया जाता है, तो लृट लकार। 1 से 30 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अब यहाँ पे 1 से 30 पूछ लिया, फिर 1 से 10 तक की संख्याएं 2022 में पूछा गया, 5 से 15 तक की संख्याएं तो 23 में पूछा गया। यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके। तो आपके 2 नंबर ये पक्के, प्लस 1 नंबर आपका अति लघु में पक्का, और 1 नंबर आपका वो वस्तुनिष्ठ टाइप में। यानी एक चीज़ को आपको पढ़ने से अगर 4 नंबर मिले हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि एक एक नंबर आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ऐसे ही कह रही हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं, जब थोड़ा सा गलतियां कर लेते हैं उसके बाद हम सीखते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग गलतियां करो उसके बाद सीखो, ठीक है। आप बिना गलतियों के ही चीज़ें अगर सीख लो तो ज़्यादा बेहतर है।
और यहाँ पे आपका हो जाता है तो एक, दो का द्वि, तीन का त्रि, चार का चतुर्थ, पाँच का पच, छः का षष्ठ, सात का सप्त, आठ का अष्ट, नौ का नव और दस का दश, 11 का एक दशा, 12 का द्विदशा, 13 का त्रयोदशा, 14 का चतुर्दशा, 15 का पंचदशा और 16 का षोडशा, 17 का सप्तदशा, 18 का अष्टदशा और यहाँ पे 2 बार 18 दे दिया और 19 यहाँ पे होना चाहिए, एकोनविंशति है ना। और उसके बाद 20 विंशति और उसमें एक घटा दो तो एकोन है ना। और 21 में एकविंशति, 22 का द्विविंशति, 23 का त्रिविंशति, 24 का चतुर्थविंशति। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, 10 को दश कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं और 30 को त्रिशत कहते हैं और उसमें आप एक एक लगाते चले जाओ। तो आप इस तरह से वर्क कर ले जाओगे। और यहाँ पे आपका होगा 23 का त्रियोविंशति, 24 का चतुर्थविंशति, 25 का पंचविंशति, 26 का षष्ठविंशति, 27 का सप्तविंशति, 28 का अष्टाविंशति, 29 का नवविंशतः, एकोनविंशतः और 29 भी कहते हैं और 30 का त्रिशत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कितना है कि यानी कि आपका जो 1 से 30 तक आपका इस तरह से तैयारी हो जाएगी और 22 में आपका आया है 1 से 10 तक और 23 में आपका आया है 5 से 15 तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कुछ पशुओं, पक्षियों तथा आसपास की वस्तुओं के नाम की जानकारी संस्कृत में दीजिए। तो कुछ पूछा है तो कम से कम हर एक चीज़ के 2-2, 3-3 चीज़ें तो हमको लिखनी ही चाहिए, है ना। तो आप लोग जब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अथवा करके और उसके बाद यहाँ पे 2 पशुओं और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखने, अथवा करके इन्होंने कह दिया। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए या सिर्फ देखिए पशुओं के नाम पूछ लें, हो सकता है 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम पूछ लें या कुछ कह दें। तो कुछ में ऐसा तो है नहीं भाई, आप लघु लिख रहे हैं तो इसमें एक ही पशु और एक ही पक्षी का तो नाम नहीं लिखेंगे ना, कम से कम 2 से 3, 4 ऐसे तो लिखेंगे ही, क्योंकि 2 नंबर ये दिला के जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा। बाद में ये नहीं हो कि हमने एक पशु का नाम लिखा था, एक पक्षी का नाम लिखा था, नंबर हमको 1 मिला। तो जब आधा वर्क करेंगे तो आधे ही तो नंबर मिलेंगे ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है आसपास की वस्तुओं के नाम। तो गाड़ी जो है उसका क्या है, शकरा, साइकिल, द्विचक्रिका, बैलगाड़ी, गट्टी, रुमाल का करपटा, पगड़ी का उषरीसा, जहाज का पोत। और पशुओं के नाम अश्व यानी घोड़ा, अश्वा, अजह यानी बकरी, अजह यानी अजह बकरा और अजा बकरी। तो इसमें देखिए फ़र्क है, अजा यहाँ पे विसर्ग, अजह और अजा, अजा में आ की मात्रा लगी, तो जिसमें आ की मात्रा लगी है वो बकरी है और जिसमें विसर्ग है वो आपका बकरा। नकुला, नेवला, महिषी, भैंस, मरजारी तो बिल्ली। पक्षियों के नाम उलूका, उल्लू, काका, कोवा, मयूर, मोर यानी मयूरः और शेनः, बाज। अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी व सप्तमी विभक्ति में लिखिए। तो अस्मद यानी मैं, उत्तम पुरुष में तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी ये सब हो जाते हैं। तो एक वचन में अहम और द्वितीय में माम और तृतीय में मया और चतुर्थी में महम में, पंचमी में मत और षष्ठी में मम से और सप्तमी में मई। द्विवचन में आवाम और उसके बाद द्वितीय में आवाम नो। और आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम, आवाम, वयम और माम, माँ, आवाम, नो, अस्मानो, नः और मया, अवभ्याम, असिभ्या और महाम से तो अवभ्याम नो, अस्मभ्यम, नः और मत, अवभ्याम, अस्मत्, मम से आव्यूह नो और अस्माकम, नः, मई, आव्यूह, अस्मासु। इस तरह से आप इसको तो भाई याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको रटना रहेगा और इस तरह के क्वेश्चन से भी बहुत पूछे जाते हैं। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो लृट लकार। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 से 30 तक की संख्याओं, देखिए 22 में यानी 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, तो इसको तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो आपको तो ये याद करना रहेगा। आप इसको भाई याद करें और इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 22 में भी आया, 21 में भी आया। तो अभी इसको किया हम लोगों ने कि कुछ पशु, कुछ पक्षियों के नाम आपको संस्कृत में लिखने, किन्हीं 4 फलों के नाम आपको संस्कृत में लिखने। तो यहाँ पे देख लेते हैं।
द्राक्षा यानी अंगूर होता है, सेवम सेब, जम्बू जामुन, कर्कटिका ककड़ी, कालिंदम तरबूज और श्रृंगारकम सिंघाड़ा हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 16 में भी आया है, यानी 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, 2022 में आया है, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए, ये पूछा है 22 में। लिंग की परिभाषा दीजिए, संस्कृत में लिंगों के भेद को उदाहरण सहित लिखिए, ये दिया है 2023 में। संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सभी में कम से कम 3 उदाहरण आपको देने हैं। तो ये आपका 2016 में आया, यानी घुमा के क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें, आपको लिखना एक ही है। तो लिंग यानी परिभाषा इसकी क्या हो जाती है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। भाई लिंग क्या होता है, कहते हैं कि भाई ये स्त्री है, कैसे, लिंग जेंडर है ना। तो अगर जिसमें स्त्री होने का या पुरुष होने का बोध हो वो लिंग है। तो परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं। और लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। भाई निशान चिन्ह से ही तो आप जानते हो कि ये स्त्री है पुरुष है। और एक इसमें होता है नपुंसक लिंग, यानी ना तो वो स्त्री है ना तो वो पुरुष है, बीच का वो बंदा है। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिसमें किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक अथवा नपुंसकवाचक होना सिद्ध है। देखिए यहाँ पे नपुंसकवाचक भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाता है राम, रामः, मित्र, सखा आदि। लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, हिरण, दिन। तो ये आपकी क्या है, लड़का, राजा, घोड़ा, तो ये किसके हैं, तो ये पुल्लिंग हो जाते हैं ना। और सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी, गधी, लंका, तो ये सब क्या है, तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, है ना। तो इसमें आप जैसे ही चीज़ों को जानेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और यहाँ पे देख लेते हैं निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है। और सड़क, रस्सी, लड़की, यहाँ पे क्योंकि निर्जीव चीज़ पूछ रहे हैं तो लड़की नहीं लकड़ी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि निर्जीव तो हो नहीं सकती लड़की, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखें क्योंकि टाइम कम होता है। और हाँ, ये चीज़ हम बताते हुए चलते हैं कि ये जो आपका पेपर होता है संस्कृत का वो 1 घंटे का होता है। इसमें 18 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 1 to 5 आपके वस्तुनिष्ठ टाइप, 6 to 11 आपके वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय टाइप, और उसके बाद 12 to 18 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। यानी टोटल आपको करने कितने रहते हैं, तो 18 क्वेश्चंस मतलब आपको करने ही करने रहते हैं। उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि एक अथवा लगा के, वो बात अलग की है कि लघु में ऐसे आ गया कि अथवा ये लिखो अथवा ये लिखो, लेकिन उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं। अगर अथवा आ गया तो कोई बात नहीं, बाकी ज़रूरी नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आपको जो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर जो आपके होते हैं तो ये आपको 25 नंबर का होता है। इसमें आपको लाने कितने रहते हैं, कम से कम अगर आप नंबर लाएंगे तो 12 नंबर। ये आपका जब 12 नंबर आएंगे तब आप सेफ जोन में हो, यानी 12 से अगर 11 भी नंबर होते हैं तो आप सेफ जोन में नहीं रह गए। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का ही, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगती है, और बैक लगने की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तो बैक कैसे भाई लगेगी। लेकिन अगर 11 नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं, 12 नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और तैयारी ऐसी करिए कि हम ये नहीं कहते कि आपको 25 पैसे 25 मिले, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसको चीज़ें आप ही रही होती हैं मगर क्या होता है वो कर नहीं पाता है, कभी कंफ्यूज के वजह से या कभी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है आपने देखा होगा कि वही चीज़ गलत होती है, क्योंकि उस पर हमें इतना कमांड होता है कि ये हमसे गलत हो ही नहीं सकती। जैसे ही हमने एक चीज़ को देखा उसके और 3 ऑप्शन नहीं पढ़े, हमने फटाक से टिक कर दिया, अरे भाई 4 ऑप्शन तो पढ़ लो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो तो सही है ही है जो आप देख रहे हो, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ लिया गया हो, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 25 नंबर की तो हम बात नहीं करते, लेकिन 23-24 नंबर की तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि 1-8 नंबर सभी से हो जाता है, इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर की तैयारी नहीं कराई जा रही है, यहाँ पे 23-24 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं धातु किसे कहते हैं। कुछ प्रमुख धातु रूपों में
लट लकार एवं लट लकार एवं लंग लकार के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो धातु यानी जिस शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने या होने या ज्ञान होता है उसे क्रिया अर्थात धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व होते हैं और धातुओं के साथ उपसर्ग प्रत्यय सामसिक पद ही मिलकर संज्ञा सर्वनाम के शब्द बनते हैं। धातु क्रियावाचक भू पठ धातु को पठ आदि को धातु कहते हैं। सभी धातुएं भ्वादि आदाति जुहत्यादि दिवादि स्वादि तुदाति रुधाति तनादि क्रियादि और चुरादि 10 गणों में विभक्त हैं। आप इतना लिख देंगे इनफ है। और संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी अब आपको संस्कृत बनानी है। बालक हंसता है तो बालक यानी बालकः हंसता है हसति। और उसके बाद नेक्स्ट है शीला ने पुस्तक पढ़ी। तो भाई जो नाम है तो नाम ही तो रहेंगे। तो शीला पुस्तक पुस्तकम पढ़ी अपठत। पत्ते गिरते हैं पत्राणि पतंति। अगर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंति, है ना। कुछ बढ़ा देते हैं कुछ घटा देते हैं। तो खैर एग्जामिनर तो कंफ्यूज करने के लिए है ही है, वो तो कंफ्यूज करेगा भाई, ज़रूर करेगा, क्योंकि आपके माइंड को तो भी उसे चेक करना है कि ये शिक्षक बनने के भाई लायक हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में होगा। तो ये चीज़ें हैं, माइंड को थोड़ा सा तो चेक किया ही जाएगा, है ना। उसके बाद है संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को समझाएं। तो इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी की छोटी डिस्क पर उतारा जाता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए, सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। इस तक पहुंचना सुगम होता है तथा इसमें मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भाई इसमें क्या होता है कि जब चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये जो लाइब्रेरी बहुत बड़ा रूम होगा, उसमें चीज़ों को इकट्ठा करना है। लेकिन जो ये चीज़ होती है तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटी लाइब्रेरी में इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। भंडारण में क्या होता है, कम स्थान लगता है। जब हमको चीज़ की नीड होती है हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, निकाल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं जो जिसकी होती है नीड। और ये क्या है, सुगमता से हो जाता है और मनपसंद सूचनाएं जो हैं वो आसानी से हमें मिल भी जाती हैं, क्योंकि हमने एक सर्च बटन दबाया और सर्च किया और फटाक से हमने जो भी हमको चाहिए वो हमने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से आप लिख पाओगे, अच्छे से लिख लोगे, हमें विश्वास है। और आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इसमें कंजूसी ना किया करें। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य लिखने, ये भी आपका रिपीटेड है, लेकिन चलिए फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं। भारतीयतः साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पूज्य प्रभात दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। इस तरह से आप करेंगे इसको। और उसके बाद बस लास्ट ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बस देख लेते हैं कितने क्वेश्चन रह रहे हैं। बस 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। संस्कृत के महेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो महेश्वर सूत्र कितने होते हैं टोटल, तो 14। तो ये आपका एक तो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख लें 14 कौन है। अयुड़, अवोड, हैवरेट, तृणम रम, और क्या है घट क्षण, और यहाँ पे खफ सट, तट चतट, और सर सर, और लिड़क, एओच, लड़, झपक, और जब, गद्दश्य, कपय और हल, ये 14 हो जाते हैं। तो इनको आप लोगों को तो लिख के देखना रहेगा, क्योंकि लफ्ज़ों से बोलना थोड़ा सा टफ रहेगा, तो लिख के देखिएगा। बाकी लिख लेंगे आप लोग अच्छे से तो आपका हो जाएगा। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो गणेशाय नाम जो है वो नाम ही रहेगा। लड्डू यानी मोदका अच्छे लगते हैं यानी रोचते। गुरु को नमस्कार है तो गुरुवार नमो नमः। और राम पढ़ने के लिए काशी जाता है तो रामा पठनाय काशी गच्छति। श्याम पिता के साथ गया तो श्याम पित्रेशा अगच्छत। और आपका नेक्स्ट क्या है, श्याम पिता के साथ गया, यहाँ पे हो गया श्याम पित्रेशा अगच्छति। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो वाचन शैली, वाद विवाद, प्रतियोगिता, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषण, शब्द ज्ञान एवं उनका प्रयोग, वर्ण पहेली, उपयुक्त शब्द चयन एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य प्रयोग द्वारा ज्ञान, शब्द ज्ञान, व्याकरण संबंधी ज्ञान, संधि रूप, धातु रूप, समास कारक, विभक्ति, प्रत्यय, वाचन परिवर्तन। लेखन शैली में क्या आता है, तो निबंध लेखन, कथा लेखन, जीवन परिचय लेखन, नाटक, संवाद लेखन, पत्र लेखन, ये हो जाते हैं। कंप्यूटर, वीडियो, इंटरनेट आदि ये सभी हो जाते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन, आज की जो सीरीज़ है
वो कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपका एक क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी अभी कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि कहते नहीं, मोटिवेट और डीमोटिवेट, जैसे आपने किसी से कहा भाई बहुत अच्छा काम किया तो वो और भी अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसे डिमोटिवेट करते हैं, यानी जब आप लाइक नहीं करते, तो मन क्या होता है, हताश हो जाता है। तो ये हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, ये हमारा एनर्जी बूस्ट है। तो इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर क्या करें, और जब चीज़ें अच्छी लगे, मैं ये नहीं कहती कि हाँ अगर चीज़ें ना अच्छी लगें तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए, ठीक है, लेकिन अच्छी लगें, सेशन पसंद आए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब, अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, सारी मैराथन हो जाएंगी। और उसके बाद हम जो क्लासेस लाएंगे वो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, क्योंकि जो मुख्य पॉइंट होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहीं पे हम विराम लगाते हैं। तो अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? तो अनुकरण का मतलब होता है नकल। तो छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद किया जाता है। जैसे हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो बच्चा भी उसके बाद में वो चीज़ कहता है, तो यानी अनुकरण करना होता है, यानी वो नकल कर रहा है, इस तरह से हो गया। सस्वर वाचन यानी हम क्या कर रहे हैं, उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम तेज तेज से पढ़ रहे हैं, यानी हम सस्वर वाचन कर रहे हैं। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सस्वर वाचन होता है, हम अपनी बात को क्या कह रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे, तो तेज तेज पढ़कर। और एक मौन वाचन होता है, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मन ही मन में पढ़ रहे हैं, उसको मौन वाचन कहते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे हिंदी को भी थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे प्रति आपके हो जाते हैं, उपसर्ग आपके हो जाते हैं, ये वाचन हो जाता है, कौन कौन से सस्वर वाचन हैं और आपका मौन वाचन है, ये सभी चीज़ें, भाषा कौशल हो जाते हैं, कौशल कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ये 2 सब्जेक्ट आपके कुछ ऐसा, भाई संस्कृत क्या है, हिंदी की जननी है, यानी इसने जन्म दिया है, यानी ये माता है, ठीक है ना। तो कुछ तो एक में क्या होगी, समानता होगी ना भाई, माता और बेटी में कुछ तो समानता होगी ना। तो बस आप उस तरह से चीज़ों को पढ़ें, वो और आपको बेनिफिट भी दिलाएगा। एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरे में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे विराम लगाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट की मैराथन लाएंगे, उसको भी देखिएगा ज़रूर बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना। थैंक यू।